वीर प्रताप की बातें सुनकर येलू सिंह ने कुछ अविश्वास के साथ पूछा, क्या प्रिंस का वचन सच है? वीर प्रताप ने फिर उसके नितंबों पर थपथपाया और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस क्यों लाया? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक फीमेल स्लेव मानता हूं? तुम्हारे जैसा अच्छा शरीर, अगर तुम इस प्रिंस के लिए कुछ बच्चे पैदा नहीं करती तो यह अफसोस की बात होगी। वीर प्रताप की बातें सुनकर येलहू सिंह का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। येलहू सिंह आखिरकार समझ गई कि वीर प्रताप कल उसके साथ इतना बेकाबू क्यों था। यह आदमी अब तक उससे अलग नहीं हुआ था, हमेशा उसे अपने करीब रखता था। कल दिन के समय येलहू सिंह अभी भी कुछ उदास थी, यह सोचकर कि वह तब से नॉर्दर्न किंग की फीमेल स्लेव बन जाएगी, और उसे अपने भविष्य के बारे में बेहद निराशावादी महसूस हो रहा था। हालांकि कल रात जो हुआ उसके बाद येलहू सिंह की निराशा पूरी तरह से दूर हो गई। इस पल येलहू सिंह को केवल अपार शर्म महसूस हुई। उसने दशकों तक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था, फिर भी वह एक ऐसे नौजवान से हार गई जो उससे 10 साल से ज्यादा छोटा था। लेकिन अगर एक फीमेल स्लेव होने का मतलब सिर्फ ऐसा व्यवहार किया जाना था, तो वीर प्रताप की फीमेल स्लेव बनना इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी। हालांकि वीर प्रताप, यह ग्रैंड मास्टर, निश्चित रूप से एक साधारण ग्रैंड मास्टर नहीं था। भले ही येलहू सिंह का ऐसी चीजों का अनुभव पहली बार था, वह आखिर हेवनली वुल्फ किंग की कंसोर्ट थी और वह इस साल पहले ही 30 साल की थी। वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि उसे क्या करना चाहिए। भले ही वीर प्रताप के पास एक ग्रैंड मास्टर का फिजिक था, उसके लिए इतना भयंकर होना संभव नहीं होना चाहिए था। इस पल येलहू सिंह को पूरी तरह से थका हुआ महसूस हुआ, हिलने में असमर्थ। वह पूरी तरह से शिथिल थी। यह वास्तव में अविश्वसनीय था कि एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट को एक ग्रैंड मास्टर द्वारा ऐसी स्थिति में लाया जा सकता था। कहा जा सकता है कि वह बुरी तरह हार गई थी। उसने हेवनली वुल्फ किंग और नॉर्दर्न कमांडरी के बीच की लड़ाई हार दी थी, और नॉर्दर्न किंग के साथ अपनी निजी लड़ाई में भी वह फिर से हार गई थी। वह सिर्फ लड़ाई में ही नहीं हारी थी, बल्कि उसके दिल को भी वीर प्रताप ने पूरी तरह जीत लिया था। येलहू सिंह अच्छी तरह जानती थी कि अब से वह शायद नॉर्दर्न किंग को कभी नहीं छोड़ पाएगी। इंसान की इच्छा पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए पत्थर की तरह होती है। एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह पहले वीर प्रताप से नहीं मिली होती तो शायद वह पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। लेकिन वीर प्रताप ने उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। भविष्य में उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब वह नॉर्दर्न किंग के बारे में सोचेगी, तो शायद कल जो हुआ था उसके बारे में सोचेगी ही। यह सोचकर येलू सिंह ने धीरे से आह भरी। फिर उसने पूछा, योर हाइनेस, सुबह हो चुकी है, क्या आप अभी तक उठे नहीं? इस हालत में रहते हुए येलू सिंह को हमेशा अजीब लग रहा था, लगभग एक जानवर की तरह। वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मैं कल रात भर व्यस्त था और ज्यादा आराम नहीं मिला। तुम मुझे अभी ऐसे बाहर नहीं निकाल सकती, है ना? येलू सिंह ने कुछ नहीं कहा। छोड़ो, इस नौजवान को जो चाहे करने दो। उसके बाद वीर प्रताप ने आंखें बंद कर ली, येलू सिंह को एक बड़े तकिए की तरह पकड़े हुए, और जल्दी से सो गया। मीरा चौहान सुबह सुबह भीतरी आंगन में गश्त लगा रही थी। वीर प्रताप को न देखकर वह येलू सिंह और सारिका पटेल के आंगन के बाहर गई और अंदर देखा। इसी पल कैरवी वर्मा भी आ गई। मीरा चौहान को लगातार अंदर देखते हुए देखकर कैरवी वर्मा ने तुरंत पूछा, दीदी आप क्या देख रही हैं? कैरवी वर्मा की बात सुनकर मीरा चौहान ने खांसी, फिर बोली, क्या वीर प्रताप अभी तक उठे नहीं है? मीरा चौहान ने कल ज्यादा गश्त नहीं लगाई थी, मुख्य रूप से कैरवी वर्मा ने ही गश्त लगाई थी। हालांकि मीरा चौहान जानती थी कि वीर प्रताप इस आंगन में आए थे। मीरा चौहान की बात सुनकर कैरवी वर्मा हंसी और बोली, रात भर बिना सोए व्यस्त रहने के बाद वह इतनी जल्दी कैसे उठ सकते रहे? आपको उनसे क्या काम है? कैरवी वर्मा कल रात इस आंगन के पास से कई बार गुजरी थी।
हर बार जब वो गुजरती थी तो उसे अंदर से आवाजें आती थी। उसके मन में वीर प्रताप की एक जानवर के रूप में पहचान पहले ही पक्की हो चुकी थी। कैरवी वर्मा की बात सुनकर मीरा चौहान ने कहा, ओह मैं समझ गई, तो उन्हें थोड़ी देर और सोने दो। मीरा चौहान को वीर प्रताप से कुछ बात करनी थी, लेकिन वो कोई जरूरी बात नहीं थी। वीर प्रताप की सेहत सबसे जरूरी थी, वह उसे पहले आराम करने देगी। अपने सामने के आंगन को एक बार फिर देखकर मीरा चौहान मुड़ी और सीधे चली गई। कैरवी वर्मा भी जल्दी से पीछे पीछे चली गई, पाप से भरे इस आंगन से दूर हटते हुए। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब वीर प्रताप येलू सिंह के कमरे से निकला। वीर प्रताप के उठने के बाद येलू सिंह को अचानक अपने शरीर में खालीपन का एहसास हुआ और उसके दिल में अचानक एक अनिच्छा पैदा हुई। हालांकि कल जो हुआ था उसे सोचकर येलू सिंह का नाजुक शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा। उसने खुद को शांत करने के लिए जल्दी से अपनी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित किया। वीर प्रताप के जाने के बाद रिया राठौर ने लोगों से बहुत सारे टॉनिक, पौष्टिक दवाएं भिजवाए। येलू सिंह मेज पर बैठी थी। टॉनिक से भरी मेज को देखते हुए उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी। उसने कभी नहीं सुना था कि ऐसा करने के बाद किसी महिला को इतनी सारी पौष्टिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह कहना ही पड़ेगा, महारानी वाकई उसके लिए बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन वह चोरों का अड्डा नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसे बस यह नहीं पता था कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी और अपनी सुंदरता खो देगी, तब भी नॉर्दर्न किंग और नॉर्दर्न किंग की महारानी उसके प्रति इतने दयालु रहेंगे या नहीं। इसी बीच वीर प्रताप स्टडी में था। रिया राठौर द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया पौष्टिक दलिया पी रहा था, जबकि कल एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड गुप्तचर द्वारा भेजी गई जानकारी पढ़ रहा था। इसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर प्रताप ने दलिया का एक घूंट लिया, फिर बोला, दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। अगले ही पल बैंगनी रंग की लंबी ड्रेस पहने मीरा चौहान ने दरवाजा खोलकर स्टडी में प्रवेश किया। वीर प्रताप ने ऊपर देखा और शानदार मीरा चौहान पर नजर डाली। उसके दिल में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। वह रात भर सोया नहीं था और उसकी सारी ऊर्जा येलू सिंह ने पूरी तरह से निचोड़ ली थी। चाची चौहान, आपको मुझसे कुछ काम है? मीरा चौहान ने कहा। वीर प्रताप, चौहान फैमिली ने कल मुझे ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। यह सुनकर वीर प्रताप हैरान रह गया। जब से वह नॉर्दर्न कमांड्री आया था, कैरवी वर्मा को छोड़कर चौहान फैमिली ने कभी किसी को नहीं भेजा था और कैरवी वर्मा भी उसकी सुरक्षा के लिए एक बलि का बकरा थी। जब वह पहली बार नॉर्दर्न कमांड्री आया था, अगर उसके पास सिस्टम प्रणाली नहीं होता तो वह नॉर्दर्न कमांड्री के रास्ते में ही मर गया होता। चौहान फैमिली ने इस समय लोग भेजे किस लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि चौहान फैमिली उसे उत्तराधिकार संघर्ष में समर्थन देना जारी रखने की योजना बना रही थी? वीर प्रताप को अपने नाना के प्रति ज्यादा नाराजगी नहीं थी। आखिरकार विक्रम चौहान की अपनी खुद की मुश्किलें थीं और विक्रम चौहान का मीरा चौहान को अपने पास रहने देना वीर प्रताप पर एक बहुत बड़ा एहसान था। वीर प्रताप जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वे चौहान फैमिली के दूसरे सदस्य थे। उसने हाल ही में एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड की जानकारी से चौहान फैमिली के आंतरिक विभाजन के बारे में जाना था। अब चौहान फैमिली के दो गुट थे, एक उसके नाना के नेतृत्व वाला नॉर्दर्न किंग गुट और दूसरा एथ प्रिंस गुट, 8वें राजकुमार का गुट। एथ प्रिंस गुट का अब पूरी चौहान फैमिली में पलड़ा भारी था। अगर वह उठा नहीं होता और 300,000 की मजबूत बर्बर सेना को हराया नहीं होता, तो एथ प्रिंस गुट के लोगों की मौजूदगी में विक्रम चौहान कभी भी आसानी से नॉर्दर्न कमांड्री में लोग नहीं भेजता। विक्रम चौहान अब चौहान फैमिली में अनिवार्य रूप से एक नाम मात्र का मुखिया था। वह परिवार का मुखिया वहां था या नहीं, इसका चौहान फैमिली पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। वीर प्रताप ने फिर पूछा, इस बार चौहान फैमिली के सदस्य आपसे किस बारे में मिलने आए थे? मीरा चौहान ने कहा, इस बार सिर्फ चौहान फैमिली ही नहीं बल्कि राव फैमिली के सदस्य भी थे। वे उम्मीद करते हैं कि आप एथ प्रिंस के साथ सुलह कर लें।
राव फैमिली के सदस्यों ने कहा कि आप दोनों जियांगनान एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, कुलीन परिवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मरने तक लड़ने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा अगर भविष्य में 8th प्रिंस उत्तराधिकार में सफल होता है तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। राव फैमिली ने यहां तक इशारा किया कि 8th प्रिंस भविष्य में क्यूई किंग के जागीर फिफ्थडम को आपको आवंटित कर सकता है, जिससे आप अपना खुद का देश स्थापित कर सके। वीर प्रताप हैरान रह गया, फिर गुस्से में हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अभी सोचा था कि चौहान फैमिली ने उत्तराधिकार संघर्ष में समर्थन जारी रखने के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन पता चला कि वे 8th प्रिंस गुट के चौहान फैमिली के सदस्य थे। हे 8th प्रिंस ने पहले मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे और अब वह कहता है कि हमें मरने तक लड़ने की जरूरत नहीं है। इन राव फैमिली के सदस्यों के दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं? बात यहां तक आ गई है और राव फैमिली अभी भी 8th प्रिंस को मुझे अपने पक्ष में करने में मदद करने की सोच रही हैं। क्या वे नहीं जानते कि 8th प्रिंस के साथ मेरा रिश्ता सुलह न होने वाले संघर्ष के बिंदु पर पहुंच गया है? वीर प्रताप को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि राव फैमिली को 8th प्रिंस द्वारा उसे मारने के लिए हत्यारे भेजने के बारे में नहीं पता था। 8th प्रिंस हमेशा राव फैमिली के एक ग्रैंड मास्टर महागुरु द्वारा संरक्षित था। 8th प्रिंस ने जो कुछ भी किया राव फैमिली को जरूर पता होगा। उसे बार बार मारने के लिए हत्यारे भेजना और अब बेशर्मी से सुलह करने आना बस एक कोरी कल्पना थी। वीर प्रताप की प्रतिक्रिया देखकर मीरा चौहान जानती थी कि वीर प्रताप का 8th प्रिंस के साथ सुलह करने का कोई इरादा नहीं था। यह समझ में आता था, जो व्यक्ति बार बार हत्यारे भेजकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, उसके साथ कौन ऐसा दिखावा करते हुए मिलेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीरा चौहान ने आगे कहा, वीर प्रताप, आपके नाना ने शायद चौहान फैमिली पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। इस बार चौहान फैमिली द्वारा भेजे गए लोगों ने न केवल आपकी तरफ से बात नहीं की, बल्कि उनका रुख 8th प्रिंस को उत्तराधिकार संघर्ष में समर्थन देना था। इससे भी बढ़कर वे आपको 8th प्रिंस के साथ सुलह करने के लिए मनाना चाहते थे। अगर आपके नाना का अभी भी चौहान फैमिली पर नियंत्रण होता तो वो उस समय आपको क्राउन प्रिंस, युवराज के रूप में समर्थन न देने की बात शायद नहीं करते। विक्रम चौहान आखिर वीर प्रताप के नाना थे। वीर प्रताप ने नॉर्दर्न कमांडरी में इतनी बड़ी सैन्य उपलब्धियां हासिल की थी। अब अनगिनत आम लोग वीर प्रताप को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे। विक्रम चौहान निस्संदेह इस समय खड़े होते और वीर प्रताप का साथ देते। हालांकि चौहान फैमिली द्वारा भेजे गए लोग 8th प्रिंस के गुट से थे। यह क्या दर्शाता था? यह दर्शाता था कि विक्रम चौहान ने चौहान फैमिली पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था और अब पूरी चौहान फैमिली शायद 8th प्रिंस गुट द्वारा नियंत्रित थी। मीरा चौहान की बात सुनकर वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, भले ही वह चौहान फैमिली पर नियंत्रण खो दे, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैंने कभी चौहान फैमिली पर भरोसा करने का इरादा नहीं किया था। लेकिन बात यह है कि राव फैमिली इस बार इतनी उत्सुकता से आकर मुझे 8th प्रिंस के साथ सुलह करने के लिए कह रही है, शायद इसलिए कि वे चिंतित है कि उनके गंदे राज खुल जाएंगे। राव फैमिली और 8th प्रिंस ने 3000 की मजबूत बर्बर सेना के दक्षिण जाने से पहले हेवनली वुल्फ किंग के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा था। बर्बर सेना का दक्षिण की ओर हेवनली वुल्फ किंग के नेतृत्व में जाना उनके सहयोग से अलग नहीं किया जा सकता था। राव फैमिली मूल रूप से बर्बर सेना के दक्षिण की ओर बढ़ने के इस अवसर का उपयोग जिया एम्परर, सम्राट जिया को एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, कुलीन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहती थी। एम्परर मूर्ख नहीं था। वह निश्चित रूप से जानता था कि एक बार आंतरिक अराजकता फैल गई तो बर्बर सेना सीधे दक्षिण जा सकती है और फिर पूरा ग्रेट जिया, महान जिया उथल पुथल में होगा। तो उस समय जिया एम्परर को सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हालांकि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि नॉर्दर्न किंग ने न केवल पूरी नॉर्दर्न कमांडरी की रक्षा की, बल्कि 3 लाख की मजबूत बर्बर सेना को भी नष्ट कर दिया।
अब ग्रेट जिया पर बाहरी दबाव तुरंत गायब हो गया। जिया एम्परर, जो इतने लंबे समय से अपनी तलवार तेज कर रहा था, शायद हमला करने वाला था। एक बार जब राव फैमिली के साथ बर्बर लोगों की मिलीभगत का सबूत राजधानी पहुंच जाता, तो जिया एम्परर निश्चित रूप से पहले राव फैमिली को निशाना बनाएगा। राव फैमिली के पास इस समय नॉर्दर्न किंग के साथ शांति की तलाश में लोग भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सोचकर वीर प्रताप के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। फिर उसने कहा, लगता है राव फैमिली नहीं चाहती कि मैं बर्बर लोगों के साथ उनकी मिलीभगत का सबूत वू एम्परर को सौंपूं, इसीलिए उन्होंने शांति की तलाश में लोग भेजे हैं। लेकिन वे बहुत बेईमान हैं। इस बिंदु पर वे अभी भी एथ प्रिंस को उत्तराधिकार संघर्ष में समर्थन देने की सोच रहे हैं, और इसके बजाय वे मुझे खोखले वादे दे रहे हैं। मुझसे नॉर्दर्न कमांड्री जैसी वीरान जगह में एक देश स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। वे मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। मीरा चौहान ने फिर पूछा, वीर प्रताप, वे अभी भी चंद्रकांत पैलेस द्वारा खोले गए रेस्टोरेंट भोजनालय में है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? अगर नहीं तो मैं उन्हें वापस भेज दूंगी। वीर प्रताप ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वे मेरा मूड मिजाज खराब करे। वीर प्रताप तो यहां तक उम्मीद कर रहा था कि वो एम्परर जल्दी से कार्रवाई करे और ग्रेट जिया के भीतर सभी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को खत्म कर दे, ताकि भविष्य में उसके लिए कोई गड़बड़ ना छोड़े। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के विनाश के बिना शाही शक्ति को केंद्रीकृत करना मुश्किल होगा, जो वीर प्रताप के लिए अच्छी बात नहीं थी, जो सुधारों को लागू करने वाला था। हालांकि अभी के लिए नॉर्दर्न कमांड्री में वीर प्रताप के सुधारों को ज्यादा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सौभाग्य से नॉर्दर्न कमांड्री में बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज नहीं थीं। इसी पल मीरा चौहान ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें अब यान सिटी से जाने के लिए कहूंगी। इतना कहकर मीरा चौहान मुड़ी और चली गई। मीरा चौहान की जाती हुई आकृति को देखते हुए वीर प्रताप ने अपनी कनपटियां मली, यह सोचते हुए कि वो एम्परर अपनी चाल चलने वाला था और उसका अवसर भी आ गया था। क्या उसे नॉर्दर्न कमांड्री में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए? थोड़ी देर बाद चंद्र रेस्टोरेंट, एक प्राइवेट रूम, निजी कमरा। जैसे ही मीरा चौहान प्राइवेट रूम में दाखिल हुई, हरे रंग की शर्ट कमीज पहने एक आदमी तुरंत आगे आया और बोला, मैडम चौहान, क्या योर हाइनेस हमसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं? मीरा चौहान ने उदासीनता से कहा, आप सब वापस चले जाओ। योर हाइनेस का अभी राव फैमिली के सदस्यों से मिलने का इरादा नहीं है। परंतु यह सुनकर जयंत गुप्ता हैरान रह गया। इस बार आने का उनका मुख्य उद्देश्य नॉर्दर्न किंग और एथ प्रिंस को सुलह कराना था। अगर वे उससे मिल भी नहीं सकते तो वे नॉर्दर्न किंग और एथ प्रिंस को सुलह कैसे करा सकते थे? यह मुश्किल था। जयंत गुप्ता ने फिर कहा, मैडम चौहान, क्या आपने हमारी बातें नॉर्दर्न किंग तक नहीं पहुंचाई? मीरा चौहान ने उदासीनता से कहा, मैंने पहुंचाई थी। योर हाइनेस का मानना है कि आपकी राव फैमिली में ईमानदारी की कमी है, इसलिए वह आपसे मिलना नहीं चाहते। यह बात से भी बची है। जयंत गुप्ता तुरंत मीरा चौहान का मतलब समझ गया। उन्होंने जो शर्त रखी थी वह यह थी कि नॉर्दर्न किंग उत्तराधिकार संघर्ष में एथ प्रिंस का समर्थन करे, और जब भविष्य में एथ प्रिंस को सिंहासन विरासत में मिलेगा तो वे नॉर्दर्न किंग को कुछ जमीन देंगे जिससे वह अपना खुद का देश स्थापित कर सके। अगर नॉर्दर्न किंग ने इस शर्त को बेईमान माना तो यह केवल एक बात साबित कर सकता था, नॉर्दर्न किंग की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और उसका लक्ष्य पूरा ग्रेट जिया था, इसलिए उसे उन्हें वादा की गई जमीन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उस स्थिति में नॉर्दर्न किंग और एथ प्रिंस के बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं होगी। राव फैमिली द्वारा नॉर्दर्न कमांड्री में लोग भेजने का कारण यह था कि उनका मानना था कि नॉर्दर्न कमांड्री में 50,000 भारी घुड़सवार सेना नॉर्दर्न किंग के नहीं हो सकते थे। ये भारी घुड़सवार सेना सबसे ज्यादा संभावना जिया एम्परर द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया एक तुरुप का इक्का थे, और नॉर्दर्न किंग केवल एक मोहरा था। राव फैमिली का मानना था कि कोई भी मोहरा बनने को तैयार नहीं होगा।
इसलिए उन्होंने नॉर्दर्न किंग को जीतने के लिए जमीन को चारा के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, उसे अपना आदमी बनाने के लिए। इस तरह वे न केवल नॉर्दर्न कमांड्री में 50,000 भारी घुड़सवार सेना की निगरानी कर सकते थे, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक सहयोगी भी हासिल कर सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नॉर्दर्न किंग ने शायद अपनी मोहरे की स्थिति को पहचाना नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्दर्न किंग सचमुच मानता था कि ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना उसके थे? यह सोचकर मौजूद चौहान फैमिली और राव फैमिली के सभी सदस्यों को थोड़ा हास्यास्पद महसूस हुआ। उनका मानना था कि नॉर्दर्न किंग नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। मीरा चौहान का जवाब सुनकर जयंत गुप्ता धीरे से हंसा और फिर पूछा, मैडम चौहान, क्या नॉर्दर्न किंग सचमुच मानता है कि वे 50,000 भारी घुड़सवार सेना उसके अपने हैं? यह सुनकर मीरा चौहान ने उदासीनता से कहा, वे 50,000 भारी घुड़सवार सेना प्रिंस के हैं या नहीं, इसका आपकी राव फैमिली से ज्यादा लेना देना नहीं है ना? आपको जल्दी करो और यान सिटी छोड़ दो, कहीं आप प्रिंस को नाराज न कर दे। जयंत गुप्ता ने ठंडी सांस ली और कहा, मैडम चौहान, ओह नहीं, मुझे आपको मैडम चौहान कहना चाहिए। आप पहले ही राव फैमिली में शादी कर चुकी हैं और राव फैमिली की बहू हैं, फिर भी आप नॉर्दर्न किंग की तरफ से बोल रही हैं। क्या यह सच हो सकता है, जैसा कि अफवाह है, कि नॉर्दर्न किंग और आपके बीच कोई अनकहा रिश्ता है? यह सुनकर मीरा चौहान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं बस यहां नॉर्दर्न किंग के शब्द पहुंचाने आई हूं। अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाओ, अगर नहीं तो जो कुछ भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक नॉर्दर्न किंग और मेरे बीच कोई खास रिश्ता है या नहीं, एक साफ जमीर को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और यह आपका कोई काम नहीं। जयंत गुप्ता ने कहा, यह हमारा काम कैसे नहीं है? आप हमारी राव फैमिली की बहू है। राव फैमिली में ठीक से नहीं रह रही है, बल्कि हर दिन दूसरे आदमी के पास रह रही है। बाहर वाले हमारी राव फैमिली को कैसे देखेंगे? मैडम चौहान, हमारी राव फैमिली की बहू होने के नाते क्या आपको राव फैमिली में वापस नहीं लौटना चाहिए? जयंत गुप्ता की आक्रामक बातें सुनकर मीरा चौहान ने ठंडे लहजे में कहा, चूंकि आपकी राव फैमिली को लगता है कि मैं आप पर शर्मिंदगी लाती हूं, तो बस मुझे तलाक का पत्र दे दो। अब से राव फैमिली और मेरा कोई और संबंध नहीं रहेगा। जयंत गुप्ता हंसा। मीरा चौहान जरूर सपना देख रही थी। अगर वे सचमुच मीरा चौहान को तलाक दे देते तो वे नॉर्दर्न किंग को नियंत्रित करने के लिए उसका उपयोग कैसे कर सकते थे? उनकी राव फैमिली को लंबे समय से पता था कि नॉर्दर्न किंग और मीरा चौहान का एक असामान्य रिश्ता था, इसीलिए उन्होंने मीरा चौहान को कभी वापस नहीं आने दिया था, ठीक इसलिए ताकि वे भविष्य में उसका उपयोग कर सके। अब समय आ गया था। जयंत गुप्ता ने फिर कहा, मैडम चौहान, चूंकि आप पहले ही हमारी राव फैमिली में शादी कर चुकी है, तो आप जीवन में भी हमारी है और मृत्यु में भी हमारी है। आप यह नहीं सोचेंगी कि राव फैमिली में वापस ना आकर आप अपनी पहचान से बच सकती है ना? अगर आप नॉर्दर्न किंग के पास रहने पर जोर देती है, तो मुझे डर है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब लोगों के बीच अफवाहें फैल जाएंगी कि नॉर्दर्न किंग ने एक आम महिला को जबरदस्ती ले लिया। तब तक नॉर्दर्न किंग की मुश्किल से कमाई हुई प्रतिष्ठा फिर से बर्बाद हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि उस समय आप क्या चुनाव करेंगी। मीरा चौहान ने उपहास किया और कहा, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हो? वाकई अगर यह बात लोगों के बीच व्यापक रूप से फैल जाए तो वीर प्रताप की प्रतिष्ठा कुछ हद तक प्रभावित होने की बहुत संभावना थी। आखिरकार मीरा चौहान एक विधवा थी और एक विधवा को हथियाने की कहानी निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मीरा चौहान ने जिससे शादी की थी वह बर्बर आक्रमण का विरोध करते हुए एक अजीब जहर से मर गया था। बर्बर आक्रमण का विरोध करने वाला एक हीरो, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को नॉर्दर्न किंग ने ले लिया। अगर यह बात फैल जाती तो नॉर्दर्न किंग को निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह देखकर कि मीरा चौहान गुस्सा हो गई थी,
जयंत गुप्ता मुस्कुराया और कहा, मैं मैडम चौहान को धमकी कैसे दे सकता हूं? मैडम चौहान अब नॉर्दर्न किंग की सबसे महत्वपूर्ण महिला है। इस बिंदु पर जयंत गुप्ता ने आगे कहा, मैडम चौहान, प्रिंस मेंशन में लौटने के बाद कृपया नॉर्दर्न किंग को फिर से सलाह दें। सब कुछ चाहने से अंत में कुछ भी न मिलने की बहुत संभावना हो सकती है। अगर वह अपने मोहरे की स्थिति से छुटकारा पाना चाहता है तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के साथ सहयोग करना उसका सबसे अच्छा विकल्प है। इस बिंदु पर जयंत गुप्ता ने भी मीरा चौहान के साथ शब्द बर्बाद करना जारी रखने की योजना नहीं बनाई। उसने फिर अपने पीछे बैठे लोगों से कहा, चलो चलते हैं। चूंकि नॉर्दर्न किंग हमारा स्वागत नहीं करता तो हम नॉर्दर्न कमांडरी में नहीं रहेंगे और उसे परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही उसके शब्द गिरे, राव फैमिली के सदस्य और चौहान फैमिली के सदस्य सब एक साथ चले गए। चौहान फैमिली द्वारा भेजे गए लोगों ने मीरा चौहान से ज्यादा बातचीत नहीं की। आखिरकार मीरा चौहान बहुत पहले ही राव फैमिली में शादी कर चुकी थी और अब राव फैमिली की बहू थी। जयंत गुप्ता और अन्य लोगों के जाने के बाद मीरा चौहान की नाजुक भौहें हल्की सी सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक उदास भाव आ गया। अगर वह नॉर्थ प्रिंस मेंशन में वीर प्रताप के पास रहना जारी रखती तो वीर प्रताप की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वीर प्रताप के अब के विभिन्न कार्यों से यह स्पष्ट था कि वीर प्रताप भविष्य में राजधानी में उस पद के लिए निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा। ऐसा दाग उसके लिए एक बड़ा खतरा था जो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। एक पल के लिए मीरा चौहान थोड़ी खोई हुई महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि नॉर्थ प्रिंस मेंशन में उसका लगातार रहना बहुत स्वार्थी था या नहीं। अगर पहले की बात होती तो उसे अभी भी वीर प्रताप की रक्षा करने की जरूरत होती, लेकिन अब वीर प्रताप के पास पहले से ही कई ग्रैंड मास्टर महागुरु थे और उसे अब उसकी सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसने नॉर्थ प्रिंस मेंशन में अपना मूल उद्देश्य खो दिया था। अब अगर वह अभी भी नॉर्थ प्रिंस मेंशन में वीर प्रताप की रक्षा के लिए रहने का दावा करती तो वह पूरी तरह से एक बहाना होगा। इसी पल मीरा चौहान को अचानक कुछ और याद आया। हालांकि उसने नॉर्थ प्रिंस मेंशन में अपना मूल उद्देश्य खो दिया था, फिर भी उसकी एक ऐसी भूमिका थी जिसे नॉर्थ प्रिंस मेंशन में कोई और, यहां तक कि वे ग्रैंड मास्टर भी बदल नहीं सकता था। वह वीर प्रताप को उसके शरीर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती थी। वीर प्रताप के अनुसार केवल एक महिला जिसका दिल उसके दिल से जुड़ा हो वही उसके शरीर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती थी। और वर्तमान में नॉर्थ प्रिंस मेंशन में सभी महिलाओं में से वीर प्रताप की महिलाएं या तो आम लोग थीं या ऐसी महिलाएं जिनकी उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। केवल उसके पास ही वीर प्रताप के लिए बहुत गहरी भावनाएं नहीं थी, बल्कि वह एक हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर, आधा कदम महागुरु भी थी। इसलिए केवल वही वीर प्रताप के शरीर को नियंत्रित कर सकती थी। यह सोचकर मीरा चौहान को बहुत बेहतर महसूस हुआ। जब तक वह अभी भी वीर प्रताप के लिए उपयोगी थी, वह नॉर्थ प्रिंस मेंशन को वीर प्रताप को छोड़ नहीं सकती थी। इसी बीच सुफेंग सिटी, चौहान फैमिली का विचार विमर्श हॉल, सभा कक्ष। आज चौहान फैमिली के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हुए थे, मानो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। इस समय विक्रम चौहान हॉल के सबसे ऊपर बैठा था। उसका चेहरा काला और बेहद गंभीर था। इसी पल कियान ठाकुर बोला, क्लैन चीफ और फैमिली के एल्डर्स बुजुर्गों के फैसले के अनुसार आज से विक्रम चौहान अब क्लैन चीफ के रूप में सेवा नहीं करेगा। यह सुनकर विक्रम चौहान ने ठंडी सांस ली, कियान ठाकुर और आनंद ठाकुर की ओर देखा और कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? कियान ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप अभी भी उस बेकार नॉर्दर्न किंग का समर्थन करना जारी रखने की योजना नहीं बना रहे होंगे, है ना? विक्रम चौहान ने कहा, अब नॉर्दर्न किंग ने नॉर्दर्न कमांडरी में शानदार सैन्य सफलताएं हासिल की है, फिर भी तुम उसे बेकार मानते हो और यहां तक कि मुझे क्लैन चीफ के पद से हटाने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिली भगत करते हो। तुम चौहान फैमिली को शाश्वत विनाश की ओर ले जा रहे हो। कियान ठाकुर ने कहा, बड़े भाई, खुद से पूछो, क्या तुम सचमुच मानते हो कि नॉर्दर्न किंग
इतने कम समय में 50,000 भारी घुड़सवार सेना बना सकता था? क्या तुम सचमुच भ्रमित हो या दिखावा कर रहे हो? नॉर्दर्न किंग स्पष्ट रूप से जिया एम्परर का मोहरा है, और वे 50,000 भारी घुड़सवार सेना जिया एम्परर द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया छिपा हुआ तुरुप का इक्का है। और तुम अभी भी एक मोहरे से उम्मीद लगाए बैठे हो? चौहान फैमिली को शाश्वत विनाश की ओर कौन ले जा रहा है? शुरुआत में जब चौहान फैमिली के सदस्यों ने सुना कि नॉर्दर्न किंग ने एक बड़ी सेना का नेतृत्व करके 3 लाख बर्बर सेना को हराया, तो उन्होंने सचमुच सोचा कि नॉर्दर्न किंग शुरू से ही दिखावा कर रहा था। एथ प्रिंस गुट के कुछ लोगों ने तो नॉर्दर्न किंग के प्रति फिर से निष्ठा की शपथ लेने की योजना भी बनाई थी, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समस्या का पता चला। नॉर्दर्न किंग नॉर्दर्न कमांड्री में कितने समय से था, और नॉर्दर्न कमांड्री इतना गरीब होने के नाते 50,000 भारी घुड़सवार सेना कैसे बना सकता था? अगर वे मानते कि ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना नॉर्दर्न किंग के थे, तो वे पूरे मूर्ख होंगे। नॉर्दर्न किंग को जिया एम्परर द्वारा नॉर्दर्न कमांड्री में जागीरदार बनाया गया था, और अब नॉर्दर्न कमांड्री में 50,000 भारी घुड़सवार सेना अचानक प्रकट हुई। इसके अलावा पूरे ग्रेट जिया में केवल एक फैमिली के पास 50,000 भारी घुड़सवार सेना बनाने की क्षमता थी। निस्संदेह ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना जिया एम्परर का तुरुप का इक्का थे। यह सिर्फ चौहान फैमिली ही नहीं थी, सभी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को अचानक एहसास हुआ। वे सब समझ गए। वे आखिरकार समझ गए कि जिया एम्परर ने इस समय उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों की। उसके हाथों में 50,000 भारी घुड़सवार सेना थी, तो इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से डरने की क्या जरूरत थी? इसलिए नॉर्दर्न कमांड्री में नॉर्दर्न किंग का उदय चौहान फैमिली के सदस्यों की नजर में न केवल अच्छी बात नहीं थी, बल्कि एक बुरी बात थी। इसने साबित कर दिया कि नॉर्दर्न किंग पहले से ही जिया एम्परर का मोहरा था, और नॉर्दर्न किंग और जिया एम्परर एक ही तरफ थे। नॉर्दर्न किंग के साथ पूरी तरह से एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए कियान ठाकुर और आनंद ठाकुर ने इस अवसर का लाभ उठाया। चौहान फैमिली के क्लैन चीफ और एल्डर्स के साथ एकजुट हुए और संयुक्त रूप से विक्रम चौहान को उसके क्लैन चीफ के पद से सीधे हटाने का फैसला किया। आखिरकार विक्रम चौहान नॉर्दर्न किंग का नाना था। उसे क्लैन चीफ के पद से हटाना कुछ हद तक एथ प्रिंस के प्रति वफादारी का कार्य था। इसका यह भी मतलब था कि अब से चौहान फैमिली पूरी तरह से एथ प्रिंस का साथ देगी। कियान ठाकुर की बात सुनकर ईमानदारी से कहूं तो विक्रम चौहान का दिल भी थोड़ा विरोधाभासी था। वह सचमुच विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि नॉर्दर्न किंग के पास सचमुच 50,000 भारी घुड़सवार सेना थी, क्योंकि यह बस बहुत अतार्किक था। हालांकि एथ प्रिंस का पूरी तरह से साथ देने का मतलब था कि चौहान फैमिली राव फैमिली के साथ विद्रोह की तैयारी करने वाली थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जिया एम्परर की तलवार जल्द ही चौहान फैमिली पर गिरेगी। हालांकि जिया एम्परर ने लंबे समय से एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। लेकिन अगर आप सक्रिय रूप से विद्रोह करते तो यह अलग होता। जिया एम्परर बस इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के सक्रिय रूप से विद्रोह करने का इंतजार कर रहा था, अन्यथा उसके पास कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं होगा। इसी पल आनंद ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई शांत हो जाओ, आप इतनी उम्र के हो चुके हो। आज से आपको घर पर आराम करना चाहिए और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेना चाहिए। फैमिली के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वास्तव में आपके लिए एक अच्छी बात है। यह सुनकर विक्रम चौहान ने ठंडी सांस ली, फिर कहा, अगर तुम राव फैमिली के साथ विद्रोह करने पर जोर देते हो, तो इस बूढ़े आदमी के पास मेरे चौहान फैमिली की शाखा को लेकर सीधे चौहान फैमिली से अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जैसे ही विक्रम चौहान ने अपनी बात खत्म की, विक्रम चौहान का बेटा अंकित चौहान बोल उठा, पिताजी आप इतने जिद्दी क्यों है? बस दूसरे चाचा और तीसरे चाचा की बात सुनो। मैं अपनी तरफ से आपके साथ चौहान फैमिली नहीं छोड़ूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अकेले चले जाओ, मैं चौहान फैमिली में ही रहूंगा।
अपने बेटे की बात सुनकर विक्रम चौहान की लगभग सांस अटक गई। उसका केवल यही एक बेटा था। अगर वह चौहान फैमिली छोड़ देता तो वह एक अकेला आदमी बन जाएगा, और वह अकेले कहां जा सकता था। विक्रम चौहान ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा इस पल कूदकर ऐसी बातें कहेगा। अंकित चौहान की बात सुनकर कियान ठाकुर का मुंह हल्का सा ऊपर की ओर मुड़ा और फिर उसने कहा, बड़े भाई, आप देखते हैं अंकित भी आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको शायद अभी पता न हो, लेकिन राव फैमिली ने अंकित से वादा किया है कि मीरा चौहान जल्द ही वापस आएगी और अंकित से शादी करेगी। विक्रम चौहान हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि उसका बेटा इतनी जल्दी राव फैमिली का साथ क्यों दे रहा था। पता चला कि यह वही योजना थी जो वह बना रहा था। विक्रम चौहान फिर अपनी सीट से उठा और कहा, चूंकि तुम मौत को गले लगाने पर जोर देते हो तो तुम धीरे धीरे मुसीबत खड़ी कर सकते हो। अब से यह बूढ़ा आदमी चौहान फैमिली के मामलों से खुद को चिंतित नहीं करेगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, विक्रम चौहान सीधे विचार विमर्श हॉल से निकल गया।